हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 19 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की, जो आपके विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं, जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडिया एक्सप्रेस, डेली न्यूज, पीआईबी, एएनआई की महत्वपूर्ण खबरें। और ये क्लास आपकी बीपीएससी परीक्षा, साथ ही साथ यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 71वीं बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, वहां पर देखा जाए तो करंट अफेयर का वेटेज लगभग 25 से 30 सवाल करंट अफेयर के आते हैं। सेम ऐसा ही प्रोसेस यूपी में अपनाया जाता है। यूपी में देखा जाए, अगर जो आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो ऐड कर लें, तो लगभग 30 से 35 सवाल ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर से डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पर प्रतिदिन न्यूज़पेपर बेस्ड खबरों पर चर्चा की जाती है। बहुत लंबी क्लास हमारी होती नहीं है, 25 से 30 मिनट की हमारी क्लास होती है, जिसमें पूरे दिन भर की इंपॉर्टेंट खबरें आपको बता दी जाती है। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर क्या है? असम के डिब्रूगढ़ में मिला हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असम के डिब्रूगढ़ में मिला हाइड्रोकार्बन। पॉइंट पे चर्चा कर ले। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नामरूप के बोरहाट वन कुएं में हाइड्रोकार्बन की उपलब्धता की खोज की है। ठीक है, ये नामरूप कहां पर है? तो नामरूप असम में पड़ता है, और यहीं का जो बोरहाट वन कुआं है, यहीं पर हाइड्रोकार्बन की उपलब्धता की खोज की है। किसने? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। ठीक है, इस कुएं में असम सरकार की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, जो इस खोज को और भी ऐतिहासिक बनाती है। ठीक है, यहां पर देखा जाए, जो ये बोरहाट वन कुआं था ना, इसमें असम सरकार की हिस्सेदारी थी, और अब यहां से हाइड्रोकार्बन मिल गया है। तो अब हाइड्रोकार्बन मिलने के बाद ये एक ऐतिहासिक चीज है कि जिसमें राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होगी। यहां पर देखा जाए, इस उपलब्धि के साथ असम देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी सरकार प्रत्यक्ष रूप से तेल उत्पादक बनी है। पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य असम बना है जहां की सरकार, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से तेल उत्पादक बनी है। चर्चा करें आगे पॉइंट पर, तो यह खोज न केवल राज्य के तेल अन्वेषण प्रयासों के सफल बनाती है, बल्कि असम को राजस्व और रॉयल्टी से सशक्त भी करती है। तो ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा ऐसा पहला राज्य है जो जहां की सरकार प्रत्यक्ष रूप से तेल उत्पादक बनी है। तो असम राज्य सरकार जो है, ये देश में पहला ऐसा राज्य है, भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां की सरकार प्रत्यक्ष रूप से तेल उत्पादक बनी है। अगली खबर क्या है? टोक्यो में 16वें इंडिया ट्रेड फेयर 2025 का उद्घाटन। ठीक है, चर्चा करें यहां पर, तो भारत जापान के बीच कपड़ा क्षेत्र में व्यापार को मजबूती देने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जापान की आधिकारिक यात्रा पर है। यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रमुख जापानी कपड़ा कंपनियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की और 15 जुलाई को टोक्यो में 16वें इंडिया ट्रेड फेयर 2025 का उद्घाटन किया। ठीक है, 16वें इंडिया ट्रेड फेयर 2025 का उद्घाटन टोक्यो में किसके द्वारा किया गया? तो गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया। यहां पर आप देख सकते हैं गिरिराज सिंह, ये केंद्रीय कपड़ा मंत्री भी हैं। आगे देखें, तो यह मेला भारतीय कपड़ा निर्यातकों के लिए जापानी खरीदारों से सीधे जुड़ने का सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में से एक है। ठीक है, तो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 16वां इंडिया ट्रेड फेयर 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? टोक्यो, सऊदी अरब, लंदन या न्यूयॉर्क? तो टोक्यो में किया गया, और उद्घाटन किसके द्वारा? गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया। चलिए आगे देखें, डीआरडीएल और एम्स बीबी नगर द्वारा कार्बन फाइबर आधारित फुट प्रोस्थेसिस, ठीक है, फुट प्रोस्थेसिस बनाया गया है। यहां पर देखा जाए, चर्चा कर लेते हैं। तो डीआरडीएल और एम्स बीबी नगर ने मिलकर कार्बन फाइबर आधारित एक स्वदेशी और सस्ता कृत्रिम पैर, जिसको आप फुट प्रोस्थेसिस बोल सकते हैं, इसको बनाया है। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया है। किसके तहत? मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया है, और इसका उद्देश्य जरूरतमंदों को कम लागत पर कृत्रिम पैर उपलब्ध कराना है। ठीक है, देखा जाए तो यह पहला स्वदेशी कृत्रिम पैर है। यह पहला स्वदेशी कृत्रिम पैर है जो कार्बन फाइबर से बना हुआ है, और इसका वजन कितना होगा? लगभग 125 किलोग्राम होगा, तथा यह भार 125 किलोग्राम तक भार वहन सहन कर सकता है ये। ठीक है, ये जो कृत्रिम पैर है, बेसिकली होगा क्या, ये कार्बन फाइबर से बना हुआ है, और ये 125 किलोग्राम तक का भार सह सकता है। अगर कोई व्यक्ति 125 किलोग्राम तक का है, मोटा ताजा आदमी है, तो उसका भार भी ये कृत्रिम फाइबर से बना जो पैर है, कृत्रिम पैर, ये सह लेगा। ठीक है, आगे देखें, यह कृत्रिम पैर जो पहले विदेशों से मंगाया जाता था, अब भारत में ही बनाया जा रहा है, जिससे इसकी लागत काफी कम हो गई है। अब यह पैर 20,000 रुपए में, ठीक है, 20,000 रुपए से भी कम में उपलब्ध होगा, जिससे यह जरूरतमंदों के लिए अधिक किफायती होगा। ठीक, चलिए आगे देखें, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 900 से अधिक आईसीसी रेटिंग अंक हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं।
यहां पर चर्चा कर ले तो भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली ने एक नया इतिहास रच दिया है। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 में 900 से अधिक आईसीसी रेटिंग अंक हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं जो तीनों रैंकिंग में देखा जाए आईसीसी, T20 और वनडे तीनों में 900 से अधिक रैंकिंग यहां पर रेटिंग हासिल की है। देखा जाए हाल ही में T20 रेटिंग में उनका जो अंक है वो 909 है। ठीक है, कितना 909 तक पहुंच गया और इसी के साथ एक अनोखा रिकॉर्ड रिटायर होने के बाद भी उन्होंने अपने नाम किया। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करें। डोर 1 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। जो डोर 1 संचार उपग्रह है इसका सफल प्रक्षेपण किया गया। अब ये कहां का संचार उपग्रह, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 13 जुलाई 2025 को इजराइल ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की सहायता से अमेरिका के कैप कैनावेरल, ठीक है, कैप कैनावेरल से देखा जाए तो डोर 1 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। तो परीक्षा में आपसे पूछे कि डोर 1 उपग्रह है कहाँ का, 4 ऑप्शन रहेगा, रूस, अमेरिका, ईरान, इजराइल। तो डोर 1 है इजराइल का। ठीक है, इजराइल का। आगे देखें, यह उपग्रह इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है और इसे देश की सबसे उन्नत संचार उपग्रह माना जा रहा है। डोर 1 अगले 15 वर्षों तक इजराइल का प्रमुख संचार उपग्रह रहेगा। यह सैन्य, सरकारी तथा नागरिक उपयोग के लिए सुरक्षित संचार प्रदान करेगा। उपग्रह की मदद से इजराइल की रणनीतिक स्वतंत्रता बढ़ेगी और विदेशी सेवा प्रदाताओं पर निर्भरता घटेगी। यह उपग्रह निर्माण से देखा जाए तो इजराइल में क्या होगा कि रणनीतिक स्वतंत्रता बढ़ेगी इजराइल की, और विदेशों पे जो इजराइल को निर्भर रहना पड़ता था ना, तो वो निर्भरता धीरे धीरे कम हो जाएगी। चलिए आगे देखें। दक्षिण एशिया में भारत नेपाल टीकाकरण में अग्रणी। ठीक है, दक्षिण एशिया में भारत और नेपाल टीकाकरण करने में अग्रणी है। यहां पर देखा जाए तो दक्षिण एशिया में बच्चों के लिए अब तक सर्वोच्च टीकाकरण कवरेज हासिल कर लिया है, जिसमें भारत और नेपाल की उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने इस संबंध में एक आंकड़े जारी किए हैं, नए आंकड़े जारी किए हैं यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ के द्वारा मिलकर। यहां देखा जाए दक्षिण एशिया ने एक क्षेत्र के रूप में अब तक अपना सर्वोच्च टीकाकरण कवरेज हासिल किया है। 2024 में 92% शिशुओं को डीपीटी टीके की तीसरी खुराक मिल चुकी होगी। ठीक है, जो डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी के बचाव करता है। जो डीपीटी टीका होता है, डीपीटी टीका, ये बेसिकली डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी के लिए होता है। और यहाँ पर तीसरी खुराक भी बच्चों को 92% बच्चों को तीसरी खुराक भी 2024 के अंत तक मिल चुकी है। यहाँ देखा जाए यह 2023 की तुलना में 2% की वृद्धि को दर्शाता है और कोविड पूर्व स्तर को भी पार कर गया है। कोविड के पहले देखा जाए तो कोविड के पहले स्तर ठीक ठाक था, फिर कोविड आया तो बीच में मामला जो था वो थोड़ा डमाडोल हो गया, लेकिन पिछले साल की तुलना में 2023 की तुलना में 2% की वृद्धि देखी गई 2024 में। आगे देखें, आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, आंकड़ों के अनुसार भारत में केवल 1 वर्ष में सभी टीकाकरण से छूटे बच्चे, जिन्हें शून्य खुराक वाले बच्चे भी कहा जाता है, इनकी संख्या 43% से कमी आई है। ठीक है, देखा जाए तो 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या 2023 में 16 लाख से घटकर 2024 में 9 लाख हो गई। ठीक, जो लगभग 7 लाख की गिरावट को दर्शाता है। डब्ल्यूएचओ की एक बयान में कहा गया है कि नेपाल में 52% की कमी आई है, जो 23,000 से घटकर 11,000 हो गई है। 52% की कमी आई है कहां पर, नेपाल में। 23,000 था पहले, फिर वो घट के कितना हो गया, 11,000 हो गया। चलिए आगे देखिए, यूक्रेन की प्रधानमंत्री बनी यूलिया सिवरिनडेको। ठीक है, यूलिया सिवरिनडेको जो है ये बनी है यूक्रेन की प्रधानमंत्री। अब चलिए इन यूलिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये है यूलिया। ठीक है, यहां पर चर्चा करें तो यूलिया सिवरिडेंको जो है ये यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने उनके नाम की सिफारिश की थी, उसके बाद यूक्रेनी संसद ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया है। देखा जाए तो यूलिया पहले डिप्टी पीएम और अर्थव्यवस्था मंत्री थी। उनकी उम्र 39 वर्ष है और वो पेशे से अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, उन्होंने 2020 से पीएम पद पर काबिज डेनिस सिमहाल का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है, डेनिस सिमहाल का स्थान लिया है यूलिया स्विरिडेंको ने। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो यूलिया है ना, ये यूक्रेन की दूसरी महिला पीएम है। ये पॉइंट याद रखिएगा, दूसरी महिला प्रधानमंत्री है यूक्रेन की। इसके पहले कौन थी, तो इसके पहले यूलिया थी। अभी देखिए यूलिया है और इनके पहले यूलिया टोमोशेंको थे। ठीक है, यूलिया टीमोशेंको ये पहली प्रधानमंत्री थी महिला, और अब कौन बनी है, यूलिया। ठीक है, तो याद रखना, यहां पे आप कंफ्यूज होने के लिए, आप कंफ्यूज हो सकते हैं दोनों नामों में, सेम सा लग रहा है, यूलिया और यूलिया।
ठीक है, तो याद रखना यूलिया पहली प्रधानमंत्री थी और यूलिया जो अब बनी है ये दूसरी महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है, चलिए, वेस्ट इंडीज के दिग्गज क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 16 जुलाई को वेस्ट इंडीज के दिग्गज क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। आंद्रे रसेल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले पहले 2 T20 मैचों में खेलकर अपना अंतरराष्ट्रीय करियर जो है यह समापन करेंगे। और ये जो मैच है ये कब होगा? 20 और 22 जुलाई को होगा। ठीक है, 20 और 22 जुलाई को देखा जाए अंतिम मैच खेलेंगे आंद्रे रसेल, उसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे। यहां पर चर्चा कर ले, रसल ने वेस्ट इंडीज की ओर से 141 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उनका साल 2010 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में इंटरनेशनल डेब्यू हुआ था और वह उनका एकमात्र टेस्ट मैच था। ठीक है, एकमात्र टेस्ट मैच खेला है आंद्रे रसेल ने श्रीलंका के खिलाफ और डेब्यू किया था 2010 में, वही आखिरी इनका टेस्ट मैच भी था, पहला और आखिरी था। रसल 2012 और 2016 के जो T20 विश्व कप थे उसमें विजेता वेस्ट इंडीज टीम के हिस्सा भी रहे हैं। आंद्रे रसेल को आप जानते हैं KKR टीम से खेलते भी रहे हैं। चलिए आगे देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर धन धान्य कृषि योजना। ये योजना आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्चा कर लेते इस योजना के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, जहां जो भी सवाल बन सकता है सब कुछ यहाँ पर कवर कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा यहाँ पर आपको बताया गया लेकिन सारी चीजें कवर हो जाएंगी। मंत्रिमंडल ने 2025-26 में शुरू होने वाली 6 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है, जो 100 जिलों को कवर करेगी। कितने जिलों को? 100 जिलों को कवर करेगी। 6 वर्ष की अवधि के लिए इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। 2 चीजें यहां पर आपको मिल गई और ये 2 पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। आगे देखें, 11 विभागों और 36 मौजूदा योजनाओं, अन्य राज्य योजनाओं तथा निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय साझेदारी के माध्यम से इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, 11 विभागों के द्वारा तथा 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करके कृषि धन धान्य योजना संचालित की जाएगी। ठीक है, यहां देखा जाए 100 जिलों का चयन 3 प्रमुख संकेतकों के आधार पर होगा। कम उत्पादकता, कम फसल तीव्रता और कम ऋण वितरण, ये 3 संकेतक है। इन्हीं 3 संकेतकों के आधार पर 100 जिलों का चयन किया जाएगा और वहीं पर ये योजना लागू होगी। देखा जाए तो योजना के प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन, निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी। जो योजनाओं का प्रभावी, ठीक है, निगरानी है, नियंत्रण है, कार्यान्वयन है, उसको करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियों का गठन भी किया जाएगा। यहां देखा जाए प्रत्येक धन धान्य जिले में योजना की प्रगति की जो निगरानी होगी वो 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर की जाएगी। ठीक है, और योजना का बेसिकली उद्देश्य क्या है? जो कि धन धान्य योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना सबसे मूल उद्देश्य यही है। फिर उसके बाद देखें, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे देखें, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोत्तर भंडारण को बढ़ाना, साथ ही साथ सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना, दीर्घकालिक व अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, तो यहां पर हमने धन धान्य योजना के उद्देश्य क्या है, कौन कौन से संकेतक होंगे, किन संकेतकों पर चयन किया जाएगा जिलों का, कितने जिले शामिल हैं और कितने वर्ष के लिए योजना संचालित की जाएगी, उन सारे पॉइंट्स को हमने जान लिया अपने इस वीडियो में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अभिनेता क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा बिहार की स्टेट स्वीप आइकॉन बनी है। ठीक है, यहां पर एक अभिनेता, नाम क्या है इनका? क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा, इन दोनों लोगों को देखा जाए तो बिहार के स्टेट स्वीप आइकॉन घोषित किया गया है। चर्चा कर ले तो बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा चर्चित अभिनेता क्रांति प्रकाश झा और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री नीतू चंद्रा को राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन के रूप में नामांकित किया गया है। यह नामांकन मतदाता जागरूकता पर आधारित स्वीप अभियान को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दोनों हस्तियां स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे या इनकी अहम भूमिका होगी। ठीक है, तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जो 71वीं बीपीएससी परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 71वीं बीपीएससी परीक्षा वाले ध्यान देंगे, जो परीक्षा देने जा रहे हैं अच्छी खासी सीट है और तैयारी जम के करिएगा और संस्था के द्वारा तैयारी आपको कराई भी जाएगी। अक्सर देखा जाए तो हमारे कमेंट बॉक्स में और मुझे पर्सनली आप सब मैसेज भी करते हैं कि क्या सर आरओ की तरह रिवीजन सीरीज आई थी वैसी रिवीजन सीरीज बिहार के लिए भी आएगी? बिल्कुल आएगी, बिहार के लिए भी। देखिए आरओ में हम लोगों ने पहले क्या किया था कि आरओ में रिवीजन सीरीज जो आई थी तो क्लासेस खत्म होने के बाद बुकलेट आपकी आई थी। ठीक है, लेकिन इस बार पहले बुकलेट पे काम चल रहा है और बुकलेट के साथ जैसे बुकलेट तैयार हो जाती है उसके बाद क्लासेस का अनाउंसमेंट जैसे होगा संस्था के द्वारा कर दिया जाएगा। चलिए आगे बात करें,
राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार 2025 के बारे में। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार 2025 इंपॉर्टेंट है, चर्चा कर ले तो ICAR, ठीक है, ICAR राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो लखनऊ के निदेशक डॉक्टर काजल चक्रवर्ती, ये है डॉक्टर काजल चक्रवर्ती, ठीक है, डॉक्टर काजल चक्रवर्ती को कृषि और संबद्ध विज्ञान में नवाचार और प्रौद्योगिकी श्रेणी में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यहां देखा जाए तो यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 97वें स्थापना दिवस के समारोह के दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदान किया गया, ठीक है, डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा देखा जाए तो 57 जो यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ना, उसका 97वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा था नई दिल्ली में, और उसी दौरान जो काजल चक्रवर्ती है, ठीक है, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो लखनऊ के जो प्रमुख है, निदेशक हैं काजल चक्रवर्ती, उनको देखा जाए तो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और ये सम्मान किसने दिया है? शिवराज सिंह चौहान ने दिया है, ठीक है। तो आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उन पे तो हमने चर्चा की। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा राज्य अपनी सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारी के साथ तेल उत्पादक बन गया है? ठीक है, कौन सा राज्य है जो अपनी सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारी के साथ तेल उत्पादक बना है? राजस्थान, महाराष्ट्र, असम या गुजरात? क्वेश्चन नंबर 2 है कि 16वां इंडिया ट्रेड फेयर 2025 कहां आयोजित किया गया? 16वां इंडिया ट्रेड फेयर 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? ये मैंने आपसे पूछा भी और इसको आपको कमेंट में बताना है। बीजिंग, टोक्यो, सियोल या बैंकॉक? ठीक है, तो कमेंट में बताइए कहां पर किया गया है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। भारत का पहला स्वदेशी कार्बन फाइबर कृत्रिम पैर किसने विकसित किया है? ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी कार्बन फाइबर कृत्रिम पैर का विकास किसके द्वारा किया गया है? भेल, CSIR, इसरो, DRDO के द्वारा, DRDL और एम्स बीबी नगर के द्वारा, या IIT मद्रास और हेल के द्वारा? तो आप कमेंट में बताइए किसके द्वारा विकसित किया गया है पहला स्वदेशी कार्बन फाइबर कृत्रिम पैर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4, ICC के अनुसार तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 में 900 प्लस रेटिंग अंक हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? बाबर आजम, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली या केन विलियमसन? ठीक है, तो यहां पर 4 ऑप्शन है, कौन सही है आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर देखें, ड्रोर 1, ठीक है, जो ड्रोर 1 है उपग्रह किस देश द्वारा विकसित किया गया है? रूस, फ्रांस, इजराइल या भारत? कौन सा देश है जिसने ड्रोर 1 उपग्रह विकसित किया है? क्वेश्चन नंबर 6 है, यूलिया सिवरीडेंको, ठीक है, यूलिया सिवरीडेंको किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस या लाटविया? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको करके रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां होती है हर साल आपके PCS परीक्षा में एक नियुक्ति पूछी जाती है जो विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनसे संबंधित होता है, तो उसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखें, आंद्रे रसेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कब की? 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई या 17 जुलाई 2025? क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कितने जिलों को कवर करेगी? जो ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है इसमें कितने जिलों को कवर किया जाएगा? 50 जिले, 75 जिले, 100 जिले या 125 जिले? क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार निर्वाचन विभाग ने किन 2 हस्तियों को स्वीप आइकन बनाया है? पंकज त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, रवि किशन और रिंकी कुमारी, क्रांति प्रकाश झा, नीतू चंद्रा, मनोज तिवारी और संगीता सिंह? ठीक है, चलिए अंतिम सवाल क्या है, डॉक्टर काजल चक्रवर्ती को कौन सा पुरस्कार मिला है? अभी देखा जाए तो काजल चक्रवर्ती को कौन सा सम्मान मिला है? विज्ञान गौरव सम्मान, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार, श्रेष्ठ मत्स्य वैज्ञानिक पुरस्कार या कृषि रत्न सम्मान? ठीक है, तो कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी के साथ ये वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही साथ प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। और इस क्लास की PDF, PPT इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, आप हमारा मंथली पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूरे महीने का कंपाइल PDF, डेली टेस्ट, मंथली एक फुल लेंथ टेस्ट, मंथली PDF और क्लास PPT इत्यादि सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती है। नाम मात्र के शुल्क में आपको सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। 2 कप चाय से भी कम मूल्य में, ठीक है, आपको करंट अफेयर का मासिक पैकेज घटना चक्र के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसे आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और पूरे करंट अफेयर का लाभ उठा सकते हैं। तो इसी सब बातों के साथ चलिए समाप्त करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।